प्रारंभिक विद्युत बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स होते हैं उसकी कैलकुलेशंस जो होती है, और कैसे सर्किट में जो है अरेंजमेंट किया जाता है रेजिस्टेंस का, कैपेसिटेंस का, तो और ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि विद्युत क्या होता है। एक्चुअल अगर हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में बात करें तो विद्युत भी क्या है, ऊर्जा का एक प्रकार है। लेकिन ये जो है होता क्यों है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है किसी भी विद्युत परिपथ में। तो क्या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इसके अलावा हम जो है क्या कर सकते हैं, विद्युत को ऊष्मा में, जैसे आप लोग रूम हीटर का यूज़ करते हैं विंटर सीजन में, तो वहाँ पर आप उससे क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, ऊष्मा लेते हैं। आप प्रकाश, घर में जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ करके उसको लाइट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें, हमें किसी मशीन को चलाना है तो उसके लिए भी हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। तो इस विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित किया जा रहा है किस में, ऊष्मा में, जब हमें रूम हीटर की ज़रूरत है, प्रकाश में जब हमें बल्ब की या ट्यूबलाइट की ज़रूरत है, यांत्रिक ऊर्जा में जब हमें किसी मशीन को चलाना है। फिर इसके बाद मनुष्य के दैनिक जीवन में अनेक क्षेत्रों में विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब आज की डेट में हम टोटली बेस्ड हो चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आप हर एक क्षेत्र में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये कुछ उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। दूरसंचार, मनोरंजन, दूरसंचार मतलब टेलीफोन्स वगैरह में, संचार के माध्यम में, शिक्षा में, मेडिकल साइंस में, मशीनों को ऑपरेट करने में, तो ये सभी जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वर्क होता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं विद्युत का उत्पादन। तो विद्युत का उत्पादन जो है जैसे घरों के लिए या उद्योगों के लिए बिजली जो है ऊर्जा पावर प्लांटों और जनरेटिंग स्टेशन से प्राप्त होती है। और सभी जनरेटिंग स्टेशन में अलग अलग प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा माना जाता है। क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही माध्यम से बदले। जैसे इसको समझने के लिए पहले हमें यहाँ पर जो इसके टाइप्स दिए हुए हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। प्राथमिक साधन में दिया हुआ है कि जैसे हम सूर्य की गर्मी से, मतलब सौर ऊर्जा से भी हम जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है विंड एनर्जी से, तेज़ हवा है, पवन चक्कियाँ लगाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ज्वार भाटा है, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो ये कुछ प्राथमिक साधन हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं जो प्रकृति में उपलब्ध हैं और इनका उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा उपयोग कर सकते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि ये निरंतर इनसे पावर प्राप्त किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर जो है ड्रेनी सीज़न है, बारिश का टाइम है, तो जो है सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाएंगे आप। इसी तरीके से जब हवा नहीं चल रही है तो वहाँ पर पवन चक्की कुछ काम नहीं कर पाएगी। तो इन साधनों, ये साधन जो हैं, इनसे कंटिन्यूसली आप इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आजकल जो है जनरली जो इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है वो जो परंपरागत स्रोत हैं, ये नेचुरल सोर्सेज हैं। और जो है ये क्या करते हैं हम, सेकेंडरी सोर्सेज हैं। तो सेकेंडरी रिसोर्सेज में हम क्या करते हैं, किसी न किसी ईंधन का उपयोग करके जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम ईंधन यही नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम पानी से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ठोस ज्वलनशील पदार्थ, मतलब ठोस ज्वलनशील पदार्थ में आप क्या ले सकते हो, जैसे कोयला है तो कोयले को जलाओगे और कोयले से जलाने से जो ऊष्मा मिलेगी उसका फिर आप उपयोग करोगे भाप बनाने में, और फिर उस भाप से आप टरबाइन को चलाओगे, टरबाइन से फिर वो आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये जो है ठोस ज्वलनशील पदार्थ हैं। इसके अलावा जो है तरल ज्वलनशील पदार्थ हैं, जैसे गैसेस वगैरह हैं, आपका डीजल वगैरह है, तो ये तरल ज्वलनशील पदार्थ में आ जाएंगे। जल शक्ति मतलब आप पानी की जो ऊर्जा है उसका उपयोग कर सकते हैं, गतिज ऊर्जा, अणु शक्ति, न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर हम बात कर लें, तो ये सारे द्वितीयक साधन हैं जिनके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर सकते हैं।
फिर इसके बाद इनके कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे थर्मल पावर प्लांट की हम बात कर लें तो यहाँ पर क्या होगा कि ईंधन के रूप में ठोस ज्वलनशील पदार्थ जैसे कोयले वगैरह का यूज़ किया जाएगा, और कोयले से जो ऊष्मा निकलेगी उससे भाप बनाई जाएगी। भाप से जो है भाप इंजन को चलाया, भाप से जो है टरबाइन को चलाया जाएगा, और टरबाइन से फिर जो है आगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी। यहाँ पर अगर हम डीजल पावर प्लांट की बात कर लें तो यहाँ पर डीजल क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य ईंधन है वो क्या है, डीजल है, और डीजल से क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो मतलब होता है वाटर पानी, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत। तो जो जल विद्युत की हम बात कर रहे थे वो यही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसको शॉर्ट में हाइडल पावर प्लांट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर पानी से जो है टरबाइन, पानी को एक निश्चित ऊंचाई से टरबाइन पर गिराया जाता है, और फिर उससे टरबाइन के घूमने से और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। और आगे है न्यूक्लियर पावर प्लांट, मतलब इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ किया जाता है, और वहाँ पर नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आप देख रहे हैं कि इतने तरह के साधन हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन अलग अलग माध्यमों से, फिर उस इलेक्ट्रिसिटी को एक निश्चित जगह पर भेजा जाता है जिसको हम जो है जनरेटिंग स्टेशंस बोलते हैं। और सभी जनरेटिंग स्टेशंस में अलग अलग प्रकार की उपलब्ध ऊर्जा को क्या किया जाता है, फिर विद्युत ऊर्जा, ये जनरेटिंग स्टेशंस कहलाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और इससे फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है अलग अलग जगह, जैसे उद्योगों में ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पर, घरों में, अलग अलग पर्पज़ के लिए इन जनरेटिंग स्टेशन से आगे जो है ट्रांसमिशन किया जाता है उसका। तो इस कार्य के लिए मुख्य रूप से एसी जनरेटर, अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। जनरेटर को चलाने के लिए इंजन और टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो ये जो जनरेटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी, ये वही चीज़ बता रहा है हमको जो नीचे हम लोगों ने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि ये जो जनरेटर है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जनरेटर किससे चल रहा है, इंजन या टरबाइन से। इंजन या टरबाइन से चल रहा है। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम मूवर बोल देते हैं, ये जो इंजन और टरबाइन है। तो प्राइम मूवर में होता क्या है एक्चुअल में, दूसरी ऊर्जाओं का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा, दूसरी ऊर्जाओं का मतलब जैसे अगर हम इंजन की बात कर लें, स्टीम इंजन है तो वहाँ पर स्टीम की ऊष्मा का उपयोग किया जाएगा टरबाइन को घुमाने के लिए जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। अगर जो है पानी से चलने वाला है तो पानी की गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा टरबाइन की ब्लेड्स को घुमाने के लिए जिससे कि यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो। तो ये इनके कुछ साधन के बारे में बताया गया था कि कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आ जाता है इसमें क्या क्या उपयोग हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वैसे तो हम ऊपर देख ही चुके हैं। जैसे चिकित्सा में हम बात कर लें तो मुख्य रूप से एक्स किरणें, जो हम हड्डी वगैरह में अगर कोई क्रैक है तो वो एक्स किरणों के माध्यम से ही एक्सरे करवाते हैं, उससे ही वो क्रैक्स वगैरह की इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ पर है। आघात उपचार जो है अगर हम करना है तो वहाँ पर जो है चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। हम अगर केमिकल फील्ड में बात कर लें तो बैटरी को चार्ज करना है, जहाँ पर जो है कौन सा करंट रहता है, डायरेक्ट करंट रहता है। तो जो है जो एनर्जी यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है बैटरी में, तो वो केमिकल एनर्जी किस में होती है, डायरेक्ट करंट में। तो वहाँ पर उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब आपको अगर किसी धातु की परत चढ़ानी है किसी और धातु पर, तो वो जो है यहाँ पर रसायन विज्ञान में किया जाता है। संचार की अगर हम बात कर लें, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, रेडियो है, वायरलेस है, तो ये सब जो है कंप्यूटर है, ये सारे संचार के माध्यमों में इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। अगर हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की बात कर लें तो स्थायी चुंबक भी बनाना है तो चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, वहाँ पर पहले विद्युत का उपयोग करेंगे और फिर उस विद्युत ऊर्जा से जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करके और उस चुंबक से स्थायी चुंबकों का निर्माण करेंगे प्रेरण के प्रभाव से। फिर यहाँ पर जो है ऊष्मन की हम बात कर लें, हीटिंग की बात कर लें तो ओवन वगैरह है, माइक्रोवेव है, हीटर है,
यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है। लैंप है, बल्ब है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम इंजीनियरिंग क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर चक वगैरह हैं, मोटर्स हैं, जितनी भी मशीन्स हैं, सभी को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। एंटरटेनमेंट की बात कर लें हम तो हर एक चीज़ यहाँ पर जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड वर्क है वो। हम अगर यहाँ पर ट्रैक्शन की बात करें, लिफ्ट है, क्रेन है, कोई भी मशीन है तो आज की डेट में वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। फिर विद्युत के रूप अलग अलग तरह के हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला है स्थैतिक विद्युत और दूसरा है चल विद्युत। स्थैतिक विद्युत मतलब इसका एग्जाम्पल जो मैं आपको बताती हूँ। इसमें कोई जो है इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता, इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मान लीजिए जो है किसी किसी आप जो है प्लास्टिक की चीज़ को रगड़ दें और फिर उसके पास में कागज़ के छोटे छोटे कण लाएं तो वो उससे चिपकने लगेंगे। इस तरह के जो एग्जाम्पल, तो घर्षण की वजह से और फिर एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के पास लाने पर उनमें जो है एक आकर्षण जो उत्पन्न होता है, तो ये जो है स्थैतिक विद्युत कहलाता है कि दो भिन्न पदार्थों के पारस्परिक घर्षण से पैदा हुई विद्युत। कई बार आप जो है ठंड के दिनों में कंबल को घड़ी करते हैं तो वहाँ पर भी जो है एक तरह की चिंगारी जैसी फील होती है, तो वो ये स्थैतिक विद्युत के एग्जाम्पल हैं। लेकिन इसका कोई व्यावसायिक उपयोग जो है वो नहीं है। फिर इसके बाद आ जाते हैं चल या डायनेमिक विद्युत। तो चल जब विद्युत शक्ति के प्रभाव से क्या होता है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है या अन्य आवेश वाहक, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिसको हम बोल रहे हैं, तो यही आवेश वाहक कहलाते हैं। तो किस में फ्लो होंगे आवेश वाहक, जो कि कंडक्टर होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा, उसी में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होगा। तो ये जो है किस तरह की विद्युत कहलाएगी, चल विद्युत। चल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वो किस में से होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, चालक में से होता है। तो ये चल विद्युत कहलाएगा। इसके दो प्रकार हैं, एक दिष्ट धारा और दूसरा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा डीसी करंट बोलते हैं, दिष्ट से डायरेक्ट, और सी फॉर करंट। यहाँ पर भी प्रत्यावर्ती मतलब अल्टरनेटिंग, और धारा के लिए इंग्लिश में करंट। तो एसी करंट और डीसी करंट इस चल विद्युत के ही दो प्रकार हैं। फिर आगे है दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस धारा का मान, यहाँ जो आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये करंट है और ये समय, तो समय के साथ इस धारा का जो मान है वो नियत रहता है। समय जो है बढ़ता जा रहा है लेकिन उसके रिस्पेक्ट में धारा का मान कांस्टेंट है, तो ये कौन सी धारा कहलाएगी, दिष्ट धारा कहलाएगी। तो जिस विद्युत धारा का मान और दिशा भी परिवर्तित नहीं हो रही है और मान भी परिवर्तित नहीं हो रहा, तो वो कौन सी धारा कहलाएगी। इस दिष्ट धारा का उपयोग कहाँ पर होगा, सेल है जो बैटरी में यूज़ होता है, सेल जो है सेलों का समूह बैटरी में यूज़ होगा। तो सेल है, बैटरी है, जनरेटर्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होता है, डीसी करंट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके उपयोग क्या क्या हैं, जैसे हमें एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ानी है तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी का यूज़ किया जाएगा। ये मतलब केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो करंट यूज़ होगा वो कौन सा वाला होगा, जो करंट यूज़ होगा वो डायरेक्ट करंट होगा। आर्क वेल्डिंग में भी डीसी करंट का यूज़ किया जाता है। बैटरी को चार्ज करना है तो वहाँ पर भी जो है डायरेक्ट करंट का यूज़ किया जाता है। और यही जो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, जो केमिकल एनर्जी रहती है वो जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वहाँ पर भी डायरेक्ट करंट का उपयोग किया जाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये समय है और यहाँ पर ये करंट है। तो समय के साथ जो करंट का मान है वो आप देख रहे हैं कि एक तो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, मतलब मान भी परिवर्तित हो रहा है, फिर यहाँ घटता जा रहा है, फिर यहाँ नीचे ऋणात्मक उल्टी दिशा में या विपरीत दिशा में बढ़ता जा रहा है, फिर घटता जा रहा है। तो इसका मान और दिशा दोनों समय के साथ क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं।
तो धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर, मतलब एक निश्चित समय पर परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ये जो करंट है वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। और इसका जो उपयोग होता है, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं जितना था जो केमिकल इंजीनियरिंग वाली फील्ड है वहाँ पर जनरली केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक वाली, लेकिन यहाँ पर इसका जो उपयोग रहता है जनरली घरेलू पर्पज़ के लिए रहता है। छोटे जो उद्योग वगैरह रहते हैं जहाँ पर जैसे ये यहाँ पर उद्योगों में अगर हम बात कर लें तो लाइट वगैरह है, हीट जहाँ पर जो है हीट वगैरह प्रोड्यूस करनी है, इलेक्ट्रिसिटीज़ हैं, कूलिंग प्रोड्यूस करनी है, तो वहाँ पर जनरली यूज़ किया जाता है, छोटे स्तर पर यूज़ किया जाता है घरेलू पर्पज़ के लिए। फिर यहाँ पर इनकी जो तुलना मतलब लाभ हानि है डीसी की तुलना में एसी के लाभ हानि के, डीसी के क्या लाभ और हानि है, तो सबसे पहले डीसी का लाभ देख लेते हैं। तो जैसे इसका जो उत्पादन होता है वो क्या होता है, सस्ता होता है डीसी करंट का एसी की तुलना में। फिर इसके बाद एसी मशीनें क्या रहती हैं, साधारण और मजबूत रहती हैं तथा इन्हें अधिक मरम्मत और अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती। एसी मशीनें का मेंटेनेंस जो है वो कम रहता है और डीसी मशीनों में जो मेंटेनेंस वर्क रहता है वो ज़्यादा रहता है। एसी मशीनों में, एक मिनट, ये जो है मैंने गलत बोल दिया था, एसी का उत्पादन जो है डीसी से सस्ता होता है। मशीनों का मेंटेनेंस भी कम होता है, नॉर्मल रहती हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रहती और मजबूत रहती हैं, तो ज़्यादा मेंटेनेंस वर्क की ज़रूरत नहीं होती। फिर हम जैसे एसी मशीनों में ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज की रेंज को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये इसके लाभ हैं। फिर जो है अगर हमें क्या करना है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर का। तो रेक्टिफायर के प्रयोग से एसी को डीसी में आसानी से बदला जा सकता है। फिर जैसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस पर पावर को ट्रांसमिट करना है, तो जो है लंबी दूरी के ट्रांसमिशन में उच्च वोल्टता पर एसी सप्लाई दी जा सकती है, हाई वोल्टेज पर एसी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। तो लाइन हानि डीसी प्रेषण की तुलना में कम होती है, लेकिन डीसी में ये लॉसेस हैं कि आपको जो है ट्रांसमिशन करना है, हाई वोल्टेज पर करना है और ज़्यादा डिस्टेंस पर करना है, तो वहाँ पर जो है वहाँ पर हानि ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद हानियाँ क्या क्या हैं, जैसे एसी में जो हानि है, एसी का क्या होता है, पीक वैल्यू उच्च मान ज़्यादा होता है। हम देख रहे थे ना, इसका मान धीरे धीरे बढ़ रहा था फिर घट रहा था, और डीसी में क्या था, कांस्टेंट था। तो पीक वैल्यू उच्च होती है, तो इसका प्रयोग क्या हो सकता है, घातक हो सकता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा इसका मान बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में जो परिपथ है उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें जो आप इंसुलेशन या कुचालक पदार्थ उपयोग कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। फिर इसके बाद एसी करंट में क्या होता है, ये व्यक्ति को जनरली जब जो भी है जो भी इसके संपर्क में आता है तो ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है, लेकिन डीसी करंट झटके से दूर फेंकता है। एसी करंट की बात करें तो चालक की सतह से प्रेषित होता है, तो चालक की सतह से प्रेषित होता है, इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा वायर के अंदर का पार्ट हम कई बार उसको जो है और ज़्यादा बड़ा करते हैं, लंबा करते हैं जला करके जब कनेक्ट करते हैं, तो पतले पतले तारों की कई लड़ियाँ, बहुत सारे पतले पतले वायर्स हैं, उनको इकट्ठा करके और उनके ऊपर इंसुलेशन लगा करके बनाया जाता है। तो ये कुछ इसके लाभ हानि थे। तुलना कर अंतर पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहला अंतर तो इसका धारा का मान और दिशा दोनों ही क्या रहते हैं, समय के साथ नियत। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद परिवर्तित होते रहते हैं। डीसी करंट की जो आवृत्ति रहती है वो क्या रहती है, शून्य रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है उसका मान समय के साथ परिवर्तित ही नहीं हो रहा, और इसकी जो आवृत्ति रहती है 50 से 60 हर्ट्ज अपने इंडिया में है। फिर इसके बाद इसके संचरण में ऊर्जा हानि अधिक होती है। आपको इसका ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पर जो है लाइन इसके ट्रांसमिशन में हानि ज़्यादा होगी। यहाँ पर जो हानि है वो क्या रहती है, कम रहती है ट्रांसमिशन में। फिर इसके बाद
ट्रांसफार्मर नाम की कोई चीज़ इसमें होती ही नहीं है। और यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हाई वोल्टेज की रेंज को घटाया बढ़ाया जा सकता है ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। फिर इसके बाद अगला है इसमें, जैसे हम जो है डीसी की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में, बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। ये सारे जो केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड वाले जो एग्जाम्पल थे वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो इसका उपयोग किया जाता है घरेलू पर्पज़ के लिए मेनली किया जाता है। फिर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है डायग्राम के बेसिस पर इसका बताया गया है कंपैरिजन। आगे जाते हैं विद्युत के स्रोत, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ किया जाता है बैटरी में, और इसमें जो है कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है? तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और इसमें विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। मतलब अलग अलग तरह के सेल हैं, उसमें अलग अलग तरह के एनोड और कैथोड, जो अलग अलग तत्वों के एनोड और कैथोड बना करके और उनमें एक अम्लीय विलयन का उपयोग करके रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से इस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो ये वो आपके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं: बोल्टी सेल, लेक्लांसी सेल, शुष्क सेल, डैनियल सेल, सीसा संचयक सेल। अगर साइंस से 11th-12th किया है तो उसमें भी ये सेलों के बारे में पढ़ा होगा डीपली। फिर दूसरा स्रोत है डायनेमो, विद्युत जनित्र या डायनेमो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बंद कुंडली होती है, मतलब उसके ऊपर क्या किया जाता है? कॉपर के वायर को लपेट दिया जाता है, और जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र और आप इसे घुमा रहे हो तो वहाँ पर क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण कुंडली को घुमाने में जो यांत्रिक ऊर्जा रहती है, यही जो यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। जो मैं आपको टरबाइन में बता रही थी कि टरबाइन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पर ये जो है डायनेमो लगा रहता है। तो यांत्रिक ऊर्जा की वजह से वो टरबाइन की ब्लेड घूमती है तो उस पर लगी वो शाफ्ट भी घूमती है, और वहाँ पर इसको कुंडली को भी लगा दिया जाता है। और उसको कहाँ पर रखा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र में। तो वो यांत्रिक ऊर्जा जो है उस कुंडली के घूमने की वजह से वहाँ पर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र भी होने की वजह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से किस में कन्वर्ट हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। और फिर उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और उसी का यूज़ जो है घरों और पावर स्टेशनों में विद्युत जनित्र के रूप में किया जाता है। आगे है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो प्रकाश ऊर्जा को हम किस में कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं, इसलिए इसको प्रकाश विद्युत सेल बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या करते, ये जो आप जो सोलर बैटरीज वगैरह देख रहे हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज रहती हैं, प्रकाश विद्युत सेल फोटो इलेक्ट्रिक सेल में क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, इसलिए इसका नाम जो है प्रकाश विद्युत सेल पड़ा है। अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको सीजियम और पोटेशियम धातु पर वो किरणों को डाला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है उससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलने लगते हैं। इस प्रकार प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगा, मतलब करंट का फ्लो होगा, तो उससे क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। तो अंतरिक्ष यानों की बात कर लें या फिर हम सैटेलाइट्स की बात कर लें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, तो वहाँ पर जो है सोलर बैटरी इसी तरह की सोलर बैटरीज का उपयोग किया जाता है। आगे इसमें विद्युत के प्रवाह जो हैं उसको देख लेते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट, प्रत्येक चालक स्वयं में से विद्युत धारा का प्रवाह कम या अधिक विरोध करता है। मतलब जो चालक है
उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। ऐसा तो है नहीं कि जो भी आप पदार्थ यूज़ कर रहे हो उसका प्रतिरोध एकदम शून्य ही होगा या अधिकतम ही होगा। तो हर एक चालक पदार्थ का या हर एक पदार्थ का अपना एक प्रतिरोध होता है। तो जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसका वो विरोध करता है। तो ये जो विरोध करता है उसकी वजह से क्या होता है, जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके विरोध की वजह से ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें से ऊष्मा निकलती है। तो ये जो है विद्युत धारा का क्या कहलाता है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रवाह। जैसे आप लोग बोलते हो कि हीटर में कौन सा वायर यूज़ होता है, नाइक्रोम वायर यूज़ होता है। क्यों करते हैं नाइक्रोम वायर यूज़? क्योंकि उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है तो उससे ऊष्मा ज़्यादा निकलती है, जिसको कि हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका ऊष्मीय प्रवाह कहलाता है। तो ये प्रतिरोध की वजह से होता है। आगे है चुंबकीय प्रवाह। चुंबकीय प्रवाह मतलब विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। जैसे आप विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकते हो। तो ये विद्युत धारा का क्या कहलाने लगेगा, चुंबकीय प्रवाह कहलाने लगेगा। फिर इसके बाद ये जो अस्थायी चुंबक होते हैं, तो पहले आप करंट का फ्लो कराते हो, फिर उसके बाद वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की वजह से। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। तो कहाँ कहाँ पर होता है, विद्युत घंटी की बात कर लें, विद्युत चुंबक, मोटर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, इस तरह के विद्युत चुंबकीय प्रवाह का। रासायनिक प्रवाह की बात कर लें तो हम सेल का या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जो यहाँ पर डीसी करंट में एग्जांपल दे रहे थे, तो वो रासायनिक प्रवाह है। कैसे है, अम्लीय विलयन का उपयोग करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और उसमें एक बॉक्स में अंदर एक एनोड और कैथोड लगा देंगे। तो क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विलयन में जो पदार्थ हैं, एनोड और कैथोड आपने बना रखा है, अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाने लगता है, रासायनिक प्रवाह कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंग वगैरह है उस लोहे पर, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो ये किसके माध्यम से होता है, यहाँ पर रासायनिक प्रवाह, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है वो। या धातु का निष्कर्षण, धातु से अशुद्धियों को पृथक करना, ये कुछ इसके रासायनिक प्रवाह हैं। किरण प्रभाव, किरण प्रभाव मतलब क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो एक्सरेज की बात कर रहे हैं कि एक्सरेज से जो हड्डी में क्रैक्स वगैरह हैं, तो उसको कैसे कैप्चर किया जाता है कि हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी की जो विद्युत धारा है वो किस में से, वैक्यूम ट्यूब, या वैक्यूम ट्यूब मतलब जहाँ पर वायु ना हो उसमें से गुजारी जाती है। तो उससे फिर एक्स किरणें निकलती हैं और ये इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर, चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों का छाया चित्र प्राप्त करने के लिए। आयनीकरण अगर करना है गैसों का, आयन मतलब अलग अलग जो गैस है उसको उसके आयनों में विभक्त करना है, तो वो भी जो है इस विद्युत के प्रवाह से संभव है। कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे जिसमें मरकरी वेपर गैस या सोडियम वेपर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि वेपर अलग हो जाता है, मरकरी मतलब धनायन और ऋणायन में जो है विभक्त हो जाएगी गैस, तो ये आयनीकरण कहलाता है। और जो है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, हाई इंटेंसिटी वाले बल्ब्स में किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम विद्युतीय पद। तो विभिन्न विद्युतीय गतिविधियों के लिए कुछ संबंधित पदों का मतलब ये चीज़ें जो जनरल टर्मिनोलॉजी है जो इलेक्ट्रिसिटी में हम यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे करंट है, तो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है। तो जो है आप इस चीज़ को कैसे ले सकते हो कि अगर टी बराबर 1 हो जाए तो इकाई समय में आवेश के प्रवाह को क्या बोलेंगे, धारा। या फिर आप इकाई समय नहीं बोलना चाहते तो आवेश के प्रवाह की दर, क्योंकि जब भी किसी चीज़ के साथ दर जुड़ जाता है मतलब बटे समय की बात हो रही है, तो Q अपॉन टी बराबर आई होगा। तो किसी पृष्ठ से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। तो आई बराबर Q अपॉन टी, Q आवेश है, टी समय है और आई धारा है। फिर एम्पियर की बात करें हम अगर, तो एम्पियर जो है किसकी इकाई है, विद्युत धारा की इकाई है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को बताया गया है कि समय कितना लिया है, 1 सेकंड लिया है। तो 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6.28 इंटू 10⁻18। तो अगर 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं
तो धारा का जो मान है वो एम्पियर में उसको मापा जाता है। फिर आ जाता है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या करता है? ये बल है जिसकी वजह से क्या होता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और ये बल कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी विद्युत परिपथ के विभव में सिरों पर विभव में क्या होता है, अंतर होता है। तो किसी चालक पदार्थ में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने के लिए ये जो कारक कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ई से। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट की अगर हम बात करें तो V बराबर क्या होता है? आई आर। तो अगर I का मान मतलब एम्पियर का मान, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो और एक जो फ्लो हो उसका प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम हो। विद्युत वाहक बल का वह मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर मान की विद्युत धारा प्रवाहित कर सके, 1 वोल्ट कहलाएगा। V बराबर आई आर। तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो किसमें से? 1 ओम वाले प्रतिरोध से। तो वहाँ पर जो विद्युत वाहक बल होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। फिर इसके बाद विभव। तो विभव या पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो उच्च विभव, निम्न विभव की हम बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? इकाई आवेश को, आवेश का मान कितना है? 1 है। अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है उसे उस बिंदु का क्या बोलेंगे? विभव बोलेंगे। आवेश की वजह से ही क्या हो रहा है? धारा का प्रवाह हो रहा है। तो जैसे आप बैटरी की बात कर लें तो एक पॉइंट जो है वो क्या है? उच्च विभव पर। दूसरा पॉइंट क्या है? निम्न विभव पर। इस पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर की वजह से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या होगा यहाँ पर? इकाई आवेश को अगर हम ये एक पॉइंट है, ये जो हम विभव की बात कर रहे हैं ये पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर निकाला जाता है। तो आप जो है इन्फिनिटी से और जिस पॉइंट पर आपको वो विभव मेज़र करना है वहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? उसका विद्युत विभव बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो है इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होगा। धनात्मक कब होगा? जब विभव उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न, जब जो है धनात्मक कब होगा? जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि विद्युत धारा वस्तु से पृथ्वी की ओर, क्योंकि वस्तु का विभव ज़्यादा होगा, पृथ्वी का 0 है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये धनात्मक कहलाएगा। ऋणात्मक कब होगा? जब इसके विपरीत होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो यह विभव क्या कहलाने लगेगा? ऋणात्मक। फिर इसके बाद विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कैसे होती है? इनके विभवों के इनके जो सिरे हैं वहाँ पर विभव में कुछ ना कुछ अंतर होता है। इसी की वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। और इसको भी हम किस में मेज़र करते हैं? वोल्ट में मेज़र करते हैं। फिर आगे हैं यहाँ पर ओम। ओम जो है V बराबर आई आर, अभी हमने ओम के नियम से देखा था। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। तो अगर वोल्टेज का मान 1 हो जाए और करंट का मान 1 हो जाए तो प्रतिरोध का मान कितना होगा? 1 ओम होगा। मतलब 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल पर किसी चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो प्रतिरोध कितना होगा? 1 ओम होगा। फिर आ जाते हैं इसके विद्युतीय पदार्थ की बात कर लेते हैं। तो ये जो है अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।